हेलो साथियों, इनकार्नेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज कंप्यूटर के सिस्टम के घटक हम लोग पढ़ेंगे और इसको हम बहुत ही अच्छे से लिखे हैं, शॉर्टकट तरीके से। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं, जो महत्वपूर्ण है हम उतना उतना ही लिखे भी हैं और उतना उतना ही आपको बताएंगे। बस इतना ही केवल पढ़ना है, ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो लिंक है चैनल का, टेलीग्राम का, उससे आप जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप के चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। वहाँ पे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से इसका लिंक है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला है आपका कंप्यूटर सिस्टम के घटक। कंप्यूटर सिस्टम के घटक का मतलब यही होता है कि उसमें कौन कौन से सिस्टम क्या क्या लगे होते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, उसमें आप सभी लोग जानते हैं कि उसमें दो चीज़ लगा होता है। कंप्यूटर सिस्टम के दो घटक होते हैं, एक आपका होता है हार्डवेयर, एक आता है आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है। जो ये दोनों का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर ये दोनों में से कोई अनुपस्थित रहे तो ये दोनों यानी कि दोनों में से कोई अगर अनुपस्थित, चाहे हार्डवेयर ना रहे या सॉफ्टवेयर ही ना रहे, तो कंप्यूटर कंप्यूटर नहीं रहेगा, वो फिर चलेगा नहीं, ठीक है। चलिए, तो हम धीरे धीरे देखते हैं। कंप्यूटर में हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर दोनों की अहम भूमिका है। किसी एक के अनुपस्थिति द्वारा दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम हार्डवेयर को देखते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर के वे भाग होते हैं जो दिखाई देते हैं तथा उसे स्पर्श कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर के चार भाग हैं। अब जैसे देखिए, हार्डवेयर में आपका कंप्यूटर का जैसे मॉनिटर वगैरह होता है, जो दिखता है, जितना भी चीज़ दिखता है जिससे हम स्पर्श कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर हुआ, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, जितना ये सब है, ये सब क्या है, ये सब हार्डवेयर है, ठीक है। चलिए, अब इसके हम लोग भाग देख लेते हैं। पहला आपका इनपुट डिवाइस, दूसरा आपका प्रोसेसिंग डिवाइस, तीसरा है स्टोरेज डिवाइस, चौथा है आउटपुट डिवाइस। चलिए, एक एक इनपुट डिवाइस को सबसे पहले देखते हैं, जो कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम चिन्हित भी किए हैं। 2019 में इस क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए, सबसे पहला है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में क्या होता है? इनपुट डिवाइस वे डिवाइसेज हैं जिनके द्वारा उपयोगकर्ता कंप्यूटर को निर्देश देता है, अर्थात जिन डिवाइस की सहायता से डाटा, आंकड़े आदि कंप्यूटर को दिए जाते हैं ताकि वह यूजर के निर्देशानुसार कार्य कर सके, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में कीबोर्ड, माउस, इसके बाद टच स्क्रीन आदि। अभी जैसे कीबोर्ड में क्या, जो हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं वो क्या करते हैं, ऐसा हम लोग मतलब निर्देश देते हैं, कहने का मतलब ये है। और माउस से क्या, जैसे कर्सर ले जाके हम लोग क्लिक करते हैं, वो भी एक निर्देश देते हैं, ठीक है। तो ये इनपुट डिवाइस में आता है, कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन। आपका बहुविकल्पी में भी पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो ये ऑप्शन आपका जो कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन कोई रहेगा तो ये तुरंत उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इनपुट डिवाइस निम्नलिखित हैं। आपका जो हमने बता दिया, माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, इसके बाद टच स्क्रीन हुआ, फिर यहाँ पे लाइट पेन हुआ, ट्रैक बॉल हुआ, ठीक है, कैमरा हुआ, माइक हुआ, जॉयस्टिक हुआ, ये सब, और स्कैनर हुआ, ये सब क्या है, सब इनपुट डिवाइस है। अब हम एक एक करके देखते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिल्कुल। चलिए, पहला है आपका माउस। माउस क्या होता है? यह चूहे जैसा दिखने वाला पॉइंटर डिवाइस है। इसके निचले भाग पर एक बॉल लगी होती है। समतल पर घुमाने से कर्सर भी घूमता है। इसके 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, फिर राइट बटन, फिर इसके बाद स्क्रोल व्हील लगे होते हैं। आप देख लीजिए, हम इसका चित्र भी यहाँ पे बना दिए हैं माउस का, बहुत ही अच्छे से। ये जो चित्र है माउस का, ये बहुत ही अच्छे से हम बना दिए हैं। देखिए, यहाँ पे राइट में आपका दिया गया है राइट क्लिक, यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिया है लेफ्ट क्लिक, और यहाँ पे जो आपका ये स्क्रोल व्हील है, ये आगे पीछे कर्सर को करने के लिए, या कोई भी फाइल हम खोल लेते हैं उसको भी पूरा आगे पीछे करने के लिए बना रहता है, ठीक है। इसका ही काम होता है। और इसके पीछे यहाँ से एक वायर निकला होता है जो जुड़ा होता है कंप्यूटर से, ठीक है।
अब माउस भी दो प्रकार के होते हैं। पहला एक है आपका मैकेनिकल और दूसरा आता है आपका ऑप्टिकल। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगली हेडिंग है हमारी कीबोर्ड की। अब कीबोर्ड क्या है, सबसे पहले हम कीबोर्ड की हेडिंग में देखते हैं। ठीक है, कीबोर्ड यानी कि कीबोर्ड सर्वाधिक उपयोग की जाने वाला इनपुट डिवाइस है। यह एक टाइपराइटर की तरह कार्य करता है। इसके माध्यम से कैरेक्टर, सिंबल, नंबर टाइप करते हैं। जैसे पत्र लिखने या एग्ज़ाम के प्रश्न पत्र बनाने में इसका अधिक प्रयोग होता है। यह एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है और एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 की मतलब उसमें बटन होती है। ठीक है, अब देखिए कीबोर्ड जो होता है वो क्या होता है, उसमें 101 बटन होता है। उसमें जो क्या होता है, जो हम चीज़ लिखते हैं, कोई प्रश्न पत्र बनाना होता है, जो पेपर हम लोग देते हैं वो भी कोई ना कोई टाइप किया रहता है, तो कीबोर्ड के ही माध्यम से वो टाइप करता है। ठीक है, इसलिए जो निर्देश देता है कीबोर्ड वो क्या करता है, इनपुट डिवाइस में आता है। चलिए अब कीबोर्ड के कुछ भाग देख लेते हैं। पहला आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक की। ये कौन सी की होती है, अल्फ़ा न्यूमेरिक, जिसमें इस बोर्ड में ए से लेकर जेड तक संख्यात्मक जो है की होती है और 0 से लेकर 9 तक जो है सिंबल बने होते हैं, जो 1 2 3 4 5 ऐसे लेकर 9 तक बने होते हैं। ये किस में आते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक की में आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला है फंक्शन की। अब फंक्शन की क्या होता है, आप देखे होंगे बोर्ड में जो है F1 से लेकर F12 तक जो है होता है। फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, फंक्शन 4, फंक्शन 5, फंक्शन 6, इस तरह 12 तक पूरा होता है। तो चलिए देखते हैं, यह कीबोर्ड में सबसे ऊपर फंक्शन की स्थित होती है। F1 से F12 तक इनका उपयोग कुछ विशेष कार्यों के लिए होता है। जैसे आप देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं F5 का क्या होता है, हम लोग रिफ्रेश करने के लिए F5 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कर्सर की या एरो की। ठीक है, अब ये क्या होता है, इनका प्रयोग कर्सर को ऊपर नीचे या दाएं बाएं ले जाने के लिए करते हैं। इसे हम लोग डायरेक्शन की भी कहते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे हम चित्र भी बना दिए हैं इसका। यहाँ पे ये जो ऊपर वाला है इसे हम लोग कहते हैं ऊपर की तरफ ले जाने के लिए, और ये नीचे के ले जाने के लिए, और ये आपका लेफ़्ट जाने के लिए, और ये आपका राइट जाने के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है कंट्रोल की। अब कंट्रोल की का क्या काम है, यह एक संयोजन की है जिसे CTRL यानी कि कंट्रोल, इसके बाद अल्ट, फिर ESC, ये सभी क्या है, कंट्रोल की हैं। हम सभी लोग जो है जब कोई भी चीज़ टाइप करते हैं, जैसे कैप लॉक वगैरह करने के लिए हम लोग कंट्रोल इसके बाद फिर वो कैपिटल लेटर का दाबते हैं, तो इसके बाद हो फिर फॉन्ट जो है वो कैपिटल लेटर में चेंज हो जाता है। फिर इसके बाद कंट्रोल करके फिर कैप को दाबते हैं तो क्या होता है, फिर स्मॉल में हो जाता है। इन सब को चेंज करने के लिए कंट्रोल की का प्रयोग करते हैं। अब अगला है वेब कैमरा। अब वेब कैमरा क्या होता है, यह कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग करने का कार्य करता है। यह कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम घटनाओं का प्रसार करता है। इसके माध्यम से विश्व के किसी भी भाग में बैठकर वार्तालाप कर सकते हैं। इसे वेबकैम भी कहते हैं। लैपटॉप में यह छोटा एवं पतला होता है, जबकि डेस्कटॉप में अलग से क्या होता है, जोड़ना पड़ता है। और लैपटॉप में क्या होता है, वो आप देखेंगे छोटा सा कैमरा उसमें लगा होता है पहले से। ठीक है, ये होता है वेबकैम का काम। ठीक है, या इसे वेबकैम कहते हैं। अब आगे है आपका स्कैनर। अब स्कैनर क्या होता है, स्कैनर देखिए कोई भी चीज़ को स्कैन करने के लिए स्कैनर का प्रयोग करते हैं। ये भी कई प्रकार का होता है, अभी हम लोग आगे देखते हैं। यह एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए डिजिटल फॉर्मेट में बदल देता है। स्कैन की गई कॉपी को सॉफ्ट कॉपी को कंप्यूटर में सेव किया जा सकता है। यह भी दो प्रकार का होता है, एक होता है इमेज स्कैनर, एक होता है विशेष उद्देश्य के लिए स्कैनर बनाया गया होता है। ठीक है, अब विशेष स्कैनर जो क्या होते हैं, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे हम ये जो फाइल जो हम आपको यहाँ पे स्लाइड पे जो दिख रही है, ये भी क्या है, ये भी स्कैन किया हुआ है। ठीक है, तभी ये, नहीं तो फिर ये जो है
जो कलर में हम ब्लू या रेड या फिर ब्लैक कलर का जो पेन यूज हम करते तो वो फिर दिखता अगर हम फ़ोटो खींचते, लेकिन ये स्कैन किया हुआ है इसलिए दिख नहीं रहा है। ठीक है, इसको हम जूम करेंगे तो ये फटेगा भी नहीं। ठीक है, इसको आप और हमेशा के लिए रख सकते हैं। ये जो कापी जो हम टेलीग्राम पे दिए हैं इसको आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, इसीलिए जो हम कैम स्कैनर का प्रयोग करके इसको सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए, इसके बाद होता है, ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। इसका जो फुल फॉर्म है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, यह विशेष प्रकार की स्कैनर मशीन है जिसका प्रयोग विशेष प्रकार के चिन्हों को पहचानने के लिए किया जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग परीक्षाओं में करते हैं। अब जैसे देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कभी ना कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो परीक्षा दिए हैं तो उसमें क्या होता है, OMR सीट आती है, जो हम लोग जो गोला गोला आता है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं इस तरह गोला गोला आता है, तो उसमें क्या हम लोग करते हैं, उसको काले पेन से गोला यानी पूरा भरते हैं। तो वो जो सीट होती है जल्दी रिजल्ट इसीलिए आ जाता है क्योंकि वो सीट पे आंसर जो है ऐसा फिट किया होता है ताकि वो जल्दी से सीट क्या हो जाती है, चेक हो जाती है। ठीक है, स्कैन कर लेता है जल्दी से 1 मिनट में कापी को, इसीलिए जो है OMR सीट का जो है उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला है बार कोड रीडर। इसका उपयोग विशेष प्रकार के डाटा बार कोड को स्कैन करने के लिए कंप्यूटर को इनपुट देने में किया जाता है। बार कोड अनेक सीधी खड़ी रेखाओं का समूह होता है। वर्तमान समय में सुपर मॉल, मार्केट, शॉपिंग मॉल में उत्पादों पर इनका अधिक प्रयोग होता है। आप सभी लोग देखेंगे, जैसे आप कोई भी कापी या कलम या पेन आप सभी लोग जो खरीदते हैं दुकान से, तो उसकी जो कापी होती है या जैसे कोई किताब होती है उसके पीछे जो होता है, आप देखेंगे एक जो है लाइन जो है बिल्कुल इस तरह जो है बिल्कुल पतली 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 बहुत सारी जो लाइन होती है ना, उसी को जो स्कैन करने के लिए उसका एक कोड होता है, उसी को स्कैन करने के लिए बार कोड रीडर जो है स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, इसके बाद अगला है MICR। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। ठीक है, यह स्कैनर अपने नाम के अनुरूप चुंबकीय स्याही अक्षरों को पहचान करता है। दस्तावेजों पर कैरेक्टर प्रिंट करने में उपयोग होता है। इसका प्रयोग बैंकिंग कार्यों में किया जाता है, जैसे चेक आदि। आप सभी लोग देखेंगे चेक वगैरह, आप पता नहीं देखे हैं क्या नहीं देखे हैं, उसमें नीचे जो चेक के नीचे ऐसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह ऐसा कुछ गिनती लिखी होती है, लेकिन वो टेढ़ी मेढ़ी बिल्कुल लिखी होती है गिनती, ऐसे नहीं सीधे सीधे जैसे हम लोग लिखते हैं कापी पर या जो है पहाड़ी में लिखा होता है, ऐसा नहीं होता है। वो उसमें कुछ जैसे थोड़ा सा टेढ़े या फिर सीधे, फिर ज़्यादा चटक मोटा करके इस तरह ऐसे कुछ करके लिखा होता है, तो उसी को स्कैन करने के लिए MICR को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे स्कैनर का। इसके बाद लास्ट है OCR, जिसे कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। यह एक ऐसी तकनीक है जो डिजिटल छवि के भीतर टेक्स्ट को पहचानती है। इसका उपयोग आमतौर पर स्कैन किए गए दस्तावेजों और छवियों में टेक्स्ट को पहचानने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब अगला है आपका लाइट पेन। लाइट पेन आपका देखिए 2019 में पूछा गया था, लाइट पेन क्या है। ठीक है, यह पेन की आकार का प्रकाश संवेदी पॉइंटर डिवाइस है। कंप्यूटर पर जब कोई रेखाचित्र प्रेषित किया जाता है तो इसका यूज करते हैं। इस डिजिटल पेन भी कहते हैं। ठीक है, अब अगला है हेडिंग प्रोसेसिंग डिवाइस। अब ये प्रोसेसिंग जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पूछा भी गया, इसीलिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे लगा दिए हैं। इसका सबसे मेन क्या होता है, सबसे पहला होता है CPU, जिसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग कहा जाता है। इसकी तुलना मानव मस्तिष्क से कर सकते हैं,
जिस प्रकार मनुष्य के शरीर के अन्य भाग मस्तिष्क के निर्देशानुसार कार्य करते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर के सभी अंग इनपुट, आउटपुट तथा मेमोरी आदि सीपीयू के निर्देश से क्या होते हैं, कार्य करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सीपीयू के 3 भाग हैं। पहला आपका सीयू, दूसरा आपका एएलयू और तीसरा होता है एमयू। अब सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट और एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एमयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। इसको देखिए बार बार आप जो है रिवाइज करेंगे तभी ये याद होगा, ठीक है, क्योंकि हम 2 चैप्टर को एक ही में करके जो है जोड़ के वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो जब कई वीडियो हम नहीं शूट कर पा रहे हैं इसीलिए हम एक ही में जो समराइज कर दे रहे हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कंट्रोल यूनिट क्या होता है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ी सभी डिवाइसों व उनके सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। एएलयू को निर्देश देता है कि इनपुट में किए गए डाटा पर कौन से ऑपरेशन या परफॉर्म करने हैं। एएलयू यह इनपुट डिवाइस को डाटा व निर्देशों को रीड करके निर्देश देता है। प्रोसेसिंग के समय एएलयू को निर्देश करता है और प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट को मेमोरी में स्टोर करवाना, आउटपुट डिवाइस तक का भेजना जो कार्य होता है, ये टोटल कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है। कहने का मतलब जिसे कोई भी डाटा को हम लोग जब प्रेषित करते हैं तो उसमें यहाँ से लेकर कंट्रोल करना, फिर इसके बाद प्रोसेसिंग करना, इसके बाद रिजल्ट को दिखाना, ये सब किसका कार्य होता है, कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है, ठीक है। इसके बाद अगला है एएलयू। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का कार्य होता है गणना करना या कंप्यूटर द्वारा गणना वाले जितने भी कार्य होते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सब कार्य कौन करता है, ये एएलयू ही करता है, ठीक है। इसके बाद अगला है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होती है, डाटा प्रोसेसिंग के समय जो भंडारण क्षमता की आवश्यकता होती है, यह कंप्यूटर सिस्टम के डाटा एंड इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है और यह प्रोसेसिंग की गति भी तेज करता है। जैसे जब हम कोई भी चीज़, कोई भी कार्य करते हैं कंप्यूटर पर, वह गति कितनी तेज़ी से कर रहा है वो मेमोरी यूनिट पर ही निर्भर करता है कि मेमोरी यूनिट कितनी ज़्यादा है तो कितनी तेज़ प्रोसेसिंग कर रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे है स्टोरेज डिवाइस। इसका हिंदी होता है भंडारण, ठीक है। मेमोरी कंप्यूटर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है जहां डाटा को प्रोसेसिंग के समय से स्थिर रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसे दोबारा उपलब्ध कर लेते हैं। मेमोरी में डाटा संग्रह के लिए अनेक स्थान निर्धारित होते हैं जिनकी संख्या निश्चित होती है, जिसे मेमोरी क्षमता कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं मेमोरी जो है, ठीक है, जो जैसे 25 MB की होती है, 2 GB की होती है, 4 GB की, या जितनी भी GB की होती है, ठीक है, ये सब क्या होती है, मेमोरी होता है या स्टोरेज डिवाइस होता है। स्टोरेज डिवाइस में डाटा जो होता है 0 और 1 के रूप में परिवर्तित होता है और 0 और 1 को बाइनरी नंबर भी कहा जाता है। इसे बिट स्थानांतरण की सबसे छोटी इकाई यानी कि 1 बिट कहते हैं, जो बाइनरी संख्या कोडिंग में 0 या 1 ही समाहित करती है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, जो यहाँ पे देखिए लिखा गया है 4 बिट बराबर 1 निब्बल, ठीक है। जब कोई भी पूछेगा 4 बिट बराबर कितना होता है तो आप कहेंगे 1 निब्बल। फिर 8 बिट बराबर 1 बाइट और 1024 बाइट बराबर 1 KB और 1024 KB बराबर 1 MB और 1024 MB बराबर 1 GB और 1024 GB बराबर 1 TB। अब इसका देखिए फुल फॉर्म भी आप लिख दें, KB बराबर किलो बाइट और MB बराबर मेगा बाइट और GB बराबर गीगाबाइट और इसके बाद TB बराबर होता है टेराबाइट, ठीक है। अब मेमोरी के प्रकार आप देख लीजिए। मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं, एक आपका होता है प्राइमरी मेमोरी, एक आपका होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो मेमोरी के भी कुछ भाग होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे लिखे मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी के 2 भाग हैं, पहला आपका होता है रैम और दूसरा आपका होता है रोम। रैम में भी 2 भाग बांटा गया है, एक होता है
स्टैटिक रैम और दूसरा होता है डायनेमिक रैम। और रोम को जो है 2 भागों में बांटा गया, एक आता है प्रो रोम, एक होता है ई प्रो रोम। ठीक है, इसके बाद आगे है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में इसमें जो है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी, ईटीसी, ठीक है, ये सब आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जो है प्राइमरी मेमोरी को देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी यानी कि प्राथमिक मेमोरी को इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। यह सेमीकंडक्टर धातु से बनाई होती है, यानी कि सेमीकंडक्टर धातु से बनाई होती है। इसमें किसी भी डाटा को अस्थायी रूप से कम समय के लिए रखा जाता है। इसकी भंडारण क्षमता द्वितीयक मेमोरी की अपेक्षा कम होती है। इसे 2 भागों में बांटा गया, पहला है रैम, दूसरा होता है रोम। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले रोम यानी सबसे पहले रैम को देख लेते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है और ये 2016 में पूछा भी गया था। ये फिर पूछे जाने की संभावना है इसकी। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इससे वर्तमान में प्रोसेसर या प्रोसेस हो रहे डाटा को रखा जाता है। इसमें डाटा पढ़ा और लिखा भी जाता है। यह मेमोरी तब तक अपने अंदर डाटा स्टोर करती है जब तक कंप्यूटर में विद्युत रहता है या पावर ख़त्म होते ही डाटा डिलीट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे देखिए रैम जो होता है आप सभी लोग जानते हैं, जैसे मोबाइल आप लोग ख़रीदते हैं तो 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज। इसका मतलब ये होता है, जो रैम होता है, कहने का मतलब ये है जैसे जो हम मॉनिटर पर या जो कंप्यूटर पर जो कार्य कर रहे हैं कितना तेज़ी से कार्य हो रहा है। जैसे मान लीजिए हम ड्राइंग बना रहे हैं और उसको हम सेव ना करें, तब जब वो लाइट कट जाएगी तब वो जो ड्राइंग बना रहे होंगे या कुछ भी करेंगे वो पूरा क्या हो जाएगा, कट जाता है। और वो किसके बेस पे कार्य करता है, वही अस्थायी रूप से रहता है। ठीक है, यही जो होता है रैम होता है। ठीक है, कितने अच्छे से कार्य कर रहा है, कितना उसमें जो क्षमता है। ठीक है, अगर हम एक साथ कई फाइल खोल देंगे, कई ज़्यादा फाइल खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो कार्य सही से नहीं कर पाएगा, लोड ज़्यादा पड़ेगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि 4 GB रैम का मोबाइल अब नहीं सही है, 8 GB का रैम लीजिए, ज़्यादा पावर का रैम। ठीक है, इसके भी 2 भाग हैं, पहला आपका है यस रैम और इसके बाद दूसरा आपका डी रैम। ठीक है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है रोम। यहाँ पे देखिए ये 2 बार अब तक पूछा गया, 2015 में भी, 2016 में भी, ये आगे और परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। तो रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इस प्रकार की मेमोरी में स्टोरेज डाटा को पढ़ा जा सकता है, कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी प्राप्त किया जा सकता है और स्टोरेज डाटा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसमें कंप्यूटर के फंक्शन के अनुसार निर्देश पहले से ही स्टोर होते हैं। जब कंप्यूटर बनता है यह निम्न प्रकार का होता है, पहला होता है पी रोम, दूसरा होता है ई रोम, फिर चौथा है ई प्रो रोम। ठीक है, जैसे देखिए जब आप कोई फ़ोन लेते हैं तो उसमें जो होता है जैसे 8 और 128 GB रैम का आपने फ़ोन लिया, तो जो 128 GB रैम है उसमें आप देखे होंगे 10-20 GB जो रैम होता है उसमें ऑटोमेटिक पहले से ही फुल रहता है। तो यही जो फुल रहता है यही जो है स्टोर कवर किया रहता है। जैसे आप जो कोई आइकन रहता है उसमें, जैसे विंडो है या किस कलर का वो उसका फॉन्ट वगैरह है, आइकन वगैरह, ये सब जो है जितना भी फंक्शन रहता है सब ये वो स्टोरेज में स्टोर रहता है। इसीलिए वो पहले कंप्यूटर जब बनता है उसी समय वो स्टोरेज जो है उसमें बनाया जाता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा, जैसे कहने का मतलब जिस कलर, जैसे आप देख रहे हैं कोई भी चीज़ एप्लीकेशन जो उसमें जो फ़ोन देता है वो सब उसी में स्टोर होता है। ठीक है, हम कोई भी एप्लीकेशन जो फ़ोन देता है उसको तो डिलीट कर नहीं पाते हैं, जो हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं वही तो डिलीट कर पाते हैं। इसीलिए कहा गया कि इसे जो है फिर परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यहाँ पे देखिए लिखा गया परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, वही जो है, क्योंकि वो कंप्यूटर के साथ बनकर ही आया है। इसके बाद अगला है सेकेंडरी मेमोरी यानी द्वितीयक मेमोरी। यह भी जो है 2017 में पूछा गया था। चलिए देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी को। इस प्रकार की मेमोरी को कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। यह कंप्यूटर का भाग नहीं है। इसका भंडारण क्षमता प्राथमिक मेमोरी से अधिक होती है। इसमें डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें सेव फाइल को खोलकर देख सकते हैं तथा सुधार भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए फ्लॉपी डिस्क है,
इसके बाद हार्ड डिस्क है, इसके बाद पेन ड्राइव है, इसके बाद सीडी है, डीवीडी है। ये सब क्या होती है? ये सब द्वितीयक मेमोरी। इसको जो है हम अलग से कंप्यूटर में लगाते हैं, तो उसमें जो भी हम चीज़ डाटा सेव किए रहते हैं उसको हम बदल सकते हैं, बिल्कुल उसको रीड भी कर सकते हैं, उसमें और हम ऐड कर सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका मैग्नेटिक डिस्क है और दूसरा आपका फ्लैश मेमोरी, इसके बाद जो होता है तीसरा है ऑप्टिकल डिस्क। चलिए सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटिक डिस्क को। इसमें धातु की एक गोल प्लेट डिस्क होती है जिस पर चुंबकीय परत होती है। इन्हीं डिस्क प्लेट पर जानकारी स्टोर होती है। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है हार्ड डिस्क, दूसरा आपका होता है फ्लॉपी डिस्क और तीसरा होता है मैग्नेटिक डिस्क। तो आपका पहला है हार्ड डिस्क, जो आपका पूछा गया था 2018 में, ठीक है। यह डिस्क कंप्यूटर में एक निश्चित स्थान पर लगी होती है। यह फ्लॉपी डिस्क के समान परंतु आकार में बड़ी और तीव्र गति से चलने वाली होती है। इसमें अनेक डिस्क एक के ऊपर एक लगे होती हैं। ये कंप्यूटर की मेन स्टोरेज डिवाइस होती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है इसका हम चित्र यहाँ पे बना दिए हैं। ये जो है ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये जो है स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। इसके बाद अगला आपका आता है फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है? यह लचीली प्लास्टिक की बनी होती है, इसीलिए इसे फ्लॉपी कहा जाता है। यह डिस्क बहुत पतली व नाजुक होती है। इसके केंद्र में छिद्र होता है जिससे यह घूमती है। इसकी भंडारण क्षमता बहुत कम होती है, जैसे सीडी डीवीडी की तरह होती है, ठीक है। इसके बाद अगला है मैग्नेटिक डिस्क। इसकी संरचना ऑडियो कैसेट की रील की तरह होती है। इसमें आधे इंच की प्लास्टिक की लंबी पट्टी लगी होती है जिस पर चुंबकीय परत चढ़ी होती है। इसमें अत्यधिक मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है, परंतु इसका प्रयोग बहुत पहले होता था। जैसे जो आप लोग रील वगैरह एक हम लोग नहीं उड़ाते थे, वो पहले धागे नुमा होता था, ब्लैक कलर की एक धागे से बांध कर जो है उसको बहुत लंबे उसमें रील टाइप होता है। वो क्या होती है? पहले कैसेट लगती थी, ठीक है। हालांकि कैसेट नहीं, उसका कुछ और नाम था, हम लोग पहले कहते थे, अब तो वो बंद हो गया है, ठीक है। उसी के बारे में ये था। इसके बाद अगला है फ्लैश मेमोरी। यह ठोस स्टेट चिप है जिसके बिना बाह्य विद्युत आपूर्ति के डाटा को संग्रहित या स्टोर किया जा सकता है और डिलीट भी किया जा सकता है। जैसे आपका पेन ड्राइव हुआ, मेमोरी कार्ड हुआ, जिसे चिप कहते हैं। 2 GB 3 GB, तो 3 GB नहीं 4 GB का आता है, 16 GB इस सब का आता था पहले। अब तो पता नहीं, अब तो आता ही नहीं है। इसके बाद आता है आपका पेन ड्राइव, जो है 2014 में पूछा गया था ये। तो यह छोटा सा अधिक भंडारण क्षमता वाला भाग है। इसके माध्यम से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान से आसानी से ले जाया जा सकता है और यह पोर्टेबल डिवाइस है। पोर्टेबल डिवाइस का मतलब आसानी से हम ले जा सकते हैं और ले आ सकते हैं, ठीक है। यह 2 GB 4 GB और 8 GB और 16 GB एवं 32 GB तक भी आते थे, ठीक है। किंगस्टन ने एक डेटा ट्रेवलर के नाम से 300 के नाम से 256 GB तक का क्या पेन ड्राइव लॉन्च किया था बाज़ार में, जो अब तक की सबसे अधिक क्षमता वाली ये पेन ड्राइव थी, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड क्या होता है? यह एक छोटी सी चिप होती है। इसका उपयोग फ़ोटो, वीडियो एवं अन्य सूचनाओं को सुरक्षित करने में किया जाता है। इसका उपयोग मोबाइल, डिजिटल कैमरा आदि में प्रयोग किया जाता है। इसकी भंडारण क्षमता अलग अलग होती है, यानी कि जितने GB का वो मेमोरी होगा उतनी उसकी भंडारण क्षमता होगी। इसके बाद आपका आता है ऑप्टिकल डिस्क। यह पॉलीकार्बोनेट पदार्थ से बनी होती है। इस डिस्क पर मेटल का लेप होता है। इसमें संग्रहित डाटा को लेजर किरणों की सहायता से रीड किया जाता है। जैसे आप सभी लोग देखें कैसेट, जो हम लोग कैसेट नहीं करते हैं, जो पहले 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये की कैसेट बिकती थी, एक मूवी की कैसेट आती थी। इस प्रकार कुछ हो, जो ये चित्र बना हुआ ना, इस प्रकार की वो कैसेट होती थी। तो वही कैसेट क्या होती है? ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगली हेडिंग है आउटपुट डिवाइस।
कंप्यूटर को जो सूचनाएं व निर्देश दिए जाते हैं उसके अनुसार कंप्यूटर ने जो कार्य किया उसको जमा करने के लिए, उसको जानने के लिए कंप्यूटर हमारे पास विभिन्न माध्यमों से सूचनाएं प्रेषित करता है। ये उपकरण आउटपुट डिवाइस कहलाता है। कहने का मतलब जो भी चीज़ हम उसमें इंटर किए या इनपुट दिए हैं फिर उसको हम लोग को रिजल्ट देता है वो कंप्यूटर, वही क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे आपका मॉनिटर, जैसे हम कुछ भी उसमें बनाए तो क्या करता है, प्रदर्शित करता है कि ऐसा ही बना हुआ है। तो वही जो बना है, जो दिखाता है, वही जो है आउटपुट कहलाता है। ठीक है, तो जैसे आपका मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ, ठीक है। इसके बाद स्पीकर हुआ, स्पीकर भी आवाज़ देता है। ठीक है, इसके बाद अगली हेडिंग है मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? यह एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा कंप्यूटर के प्रत्येक कार्य को निरंतर देखा जा सकता है। यह देखने में टीवी जैसा दिखता है जिसे तार द्वारा सीपीयू से जोड़ देते हैं। यह टेक्स्ट तथा ग्राफिक दोनों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं मॉनिटर का काम क्या होता है। उसमें कोई भी फ़ोटो को उसमें जो है देखते हैं या कुछ भी टेक्स्ट जो है उसमें लिखते हैं तो वो दिखाता है। ठीक है, सिर्फ उसका काम होता है दिखाना या प्रदर्शित करना। इसके बाद अगला है आपका प्रिंटर, जो कि 2019 में पूछा गया था ये सवाल। प्रिंटर क्या होता है? यह एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो डाटा को प्रिंट करने में काम आता है, अर्थात सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में भी चेंज करता है। इसका प्रयोग बुक, चित्र आदि को प्रिंट करने में प्रयोग किया जाता है। यही प्रिंटर जो हम लोग फ़ोटो कॉपी कराते हैं, यही जो है प्रिंटर के बारे में बता रहा है। ठीक है, यह भी दो प्रकार का होता है। एक आता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा आता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सबसे पहले हम देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर, यह प्रिंटर स्याही लगे रिबन से कागज़ पर छपाई करती हैं। यह सीधे सीधे पेपर पर अटैच रहते हैं। यह टाइपराइटर की तरह होता है। ये कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो 2015 में पूछा गया था। इस पर कागज़ और रिबन पर कोई संपर्क नहीं होता और उसमें क्या था, कागज़ और रिबन दोनों एक साथ सटे हुए थे बिल्कुल। यह मशीन द्वारा किरणें केमिकल स्याही की टेक्नोलॉजी पर कार्य करता है। ठीक है, जैसे आपका था इंकजेट प्रिंटर, इसका इंकजेट प्रिंटर हो गया। इसके बाद लेजर प्रिंटर इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद आपका आता है इंकजेट प्रिंटर क्या होता है? ये भी 2010 में पूछा गया था। इस प्रिंटर में नोक का प्रयोग किया जाता है। ये नोक छोटे छोटे बुलबुले बनाते हैं जो स्याही की बूंदों में बदल जाता है और इस प्रिंटर द्वारा छपाई हो जाती है। इस प्रिंटर में टेक्स्ट और ग्राफिक की गुणवत्ता बहुत ही उत्तम होती है। इसके बाद ये लास्ट है लेजर प्रिंटर। अब ये लेजर प्रिंटर क्या है? ये भी 2016 में पूछा गया था। इसमें लेजर बीम का प्रयोग करके इमेज को प्रिंट करने में किया जाता है। यह अति आधुनिक प्रणाली का प्रिंटर है। यह एक बार में पूरे पेज को प्रिंट कर लेता है। इसकी स्पीड पेज प्रति मिनट में मापी जाती है, यानी कि यह जो इस समय सबसे तेज़ में प्रिंट आउट निकालता है, इस समय सब लोग जो प्रयोग करते हैं ये लेजर प्रिंटर के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे जो है समाप्त करते हैं। इसके बाद की जो क्लास है वो अगले वीडियो में आएगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो और लोगों के पास शेयर करिए और इससे कुछ मदद मिल रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसकी PDF लेने के लिए हमने पहले ही बता दिया, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं। थैंक यू।